ये है आज का लीबिया, जो कि पूरी तरीके से एक बर्बाद देश माना जाता है। यहाँ पर हर आए दिन कोई ना कोई आतंकवादी संगठन अपना सर उठाता रहता है। हर गुजरते दिन यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा सुसाइड अटैक या फिर मास किलिंग हो जाती है। यहाँ पर सरकार सिर्फ और सिर्फ नाम भर की है। हालात ये है कि लोगों के पास ना तो अब यहाँ रोजगार है और ना ही सेफ्टी। लेकिन आप अगर सिर्फ 13 साल पहले यानी सन 2011 में जाएंगे तो आपको ये कंट्री पूरी तरीके से बदली हुई नजर आएगी। लीबिया में ऊंची ऊंची इमारतें हुआ करती थी, हर इंसान के पास अपना सरकारी घर हुआ करता था। यहाँ पर एजुकेशन से लेकर के हेल्थ तक सब कुछ फ्री था। लोग अमेरिका और यूरोप को भूल चुके थे और जब डेवलप्ड देशों की मिसाल देनी होती थी तो लीबिया का नाम सामने आता था। न ही यहाँ के लोगों को टैक्स देना पड़ता था और न ही यहाँ का क्राइम रेट बहुत हाई था। उस वक्त ये देश कर्नल मोअम्मर गद्दाफी के अंडर आता था। तो सवाल ये होता है कि एक अफ्रीकी देश को जहां पर पानी तक की कमी थी, कैसे कर्नल मोअम्मर गद्दाफी ने जन्नत बनाकर रख दिया था। और जब इस इंसान ने अपने देश के लिए इतना कुछ किया था तो आखिरकार क्यों इस इंसान को इसी के देश के लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर सड़कों पर मारा और इतना मारा कि इसकी जान ही चली गई। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे अपनी बंदूक में सोने की गोली रखने वाला, अपने साथ लेडीज बॉडीगार्ड रखने वाला, दुनिया भर के लिए डिक्टेटर लेकिन लीबिया के लोगों के लिए हीरो यानी कर्नल मोअम्मर गद्दाफी की कहानी। साल है 1945। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी है और जंग हारने वाले देशों में इटली का नाम भी शामिल था। उस वक्त इटली ही लीबिया पर कब्जा जमाए बैठा था, इसलिए इटली के जंग हारते ही लीबिया भी आजाद हो गया था। और जंग जीतने वाले देश यानी कि फ्रांस और ब्रिटेन ने लीबिया को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला कर लिया। एक हिस्सा फ्रांस के पास जबकि दूसरा हिस्सा ब्रिटेन के पास जाना था। लेकिन यूएनओ के इंटरवेंशन के चलते लीबिया को एक आजाद देश बनाना पड़ा और यूनाइटेड किंगडम ऑफ लीबिया नाम से ये देश बन गया। किंग इदरीस नाम के एक इंसान को लीबिया की हुकूमत दे दी गई, जो कि ब्रिटेन का बहुत करीबी था। इसीलिए लीबिया के लोग उससे बहुत ज्यादा नफरत भी किया करते थे। इस इंसान ने हुकूमत में आते ही लीबिया को पूरी तरीके से जकड़ कर रख लिया था। इसने सारी पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन लगाया और वो सारे कानून लेकर आया जिससे लीबिया के लोगों की आजादी छीनी जा सके और अपनी बादशाहत को मजबूत से मजबूत बनाया जा सके। इसी बीच और अरब देशों की तरह लीबिया की जमीन में भी तेल मिलना शुरू हो गया था। लेकिन लीबिया के दिन तेल की वजह से भी नहीं बदले, क्योंकि तेल की सारी दौलत किंग इदरीस और उसके आसपास के लोगों की जेब में जा रही थी और लोगों को इसका कोई भी फायदा नहीं मिल रहा था। ये राजा अपने बड़े बड़े महल खड़ा कर रहा था, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहा था और अपनी कंट्री की पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसने ब्रिटेन और अमेरिका को दे रखी थी। और इन्हीं दोनों देशों ने यहाँ पर मिलिट्री बेस भी बना रखे थे। लेकिन किसी को कानो कान ये खबर नहीं थी कि 1942 में इसी देश के शहर सीरत में इन लोगों की बर्बादी की कहानी लिखी जा चुकी थी, और वो भी एक बच्चे के जरिए। 1942 में कर्नल मोअम्मर गद्दाफी का लीबिया के शहर सीरत में जन्म होता है। वो एक बदीयून यानी कि रेगिस्तानी कबीले से थे। कर्नल मोअम्मर गद्दाफी अपने बचपन से ही एंटी ब्रिटिश और एंटी कॉलोनिस्ट माइंड लेकर पैदा हुए थे, क्योंकि 1911 में जब लीबिया पर इटली ने हमला किया था और उमर मुख्तार को मार करके लीबिया पर कब्जा कर लिया था, तो उस जंग में मोअम्मर गद्दाफी के दादा यानी कि अब्दुल सलीम को भी इटली के लोगों ने ही मारा था। गद्दाफी के माँ बाप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने गद्दाफी को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गद्दाफी के स्कूल में कई सारे टीचर थे जो कि इजिप्ट से बिलोंग करते थे और इन्हीं लोगों ने गद्दाफी को ऐसा बनाया जैसा कि दुनिया उन्हें जानती है। इजिप्ट के जनरल यानी जमाल अब्दुल नासिर को गद्दाफी अपना आइडियल मानते थे, क्योंकि वो भी पूरी तरीके से एंटी ब्रिटिश थे। अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही उन्होंने ये बात सोच रखी थी कि वो एक दिन लीबिया के बादशाह का तख्ता पलट करेंगे। और उनको फिर ये बात उनके टीचर्स ने बताई कि इतना बड़ा कदम उठाने के लिए उनको मिलिट्री का सपोर्ट जरूर चाहिए होगा, इसलिए उनको मिलिट्री ज्वाइन करनी चाहिए। कर्नल मोअम्मर गद्दाफी इतने बड़े एंटी ब्रिटिश थे कि उन्होंने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान इंग्लिश सीखने से ही इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से वो अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग में एक बार फेल भी हो गए थे। 1964 में उन्हें ब्रिटेन भेजा गया आर्मी की ट्रेनिंग लेने के लिए और वहां से वो 1967 में वापस आए और उसके बाद उन्होंने तख्ता पलट करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया और अपने दिमाग वाले ऑफिसर्स को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। ये बात थी 1969 की। पूरा लीबिया बादशाह इदरीस के खिलाफ हो चुका था और इदरीस भी ये बात जानता था कि अगर वेस्टर्न पावर का सपोर्ट उसके साथ ना हो तो वो लीबिया पर एक दिन भी राज नहीं कर सकता। और इसी डर से वो अक्सर लीबिया से बाहर और किसी न किसी यूरोपियन देश में ही रहता था और वहां से अपने ऑर्डर्स दिया करता था। इसी दौरान वो 1 सितंबर 1969 को ग्रीस अपने इलाज के लिए गया हुआ था। गद्दाफी के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने अपने साथियों को लिया और देखते ही देखते फौज की 70 गाड़ियां राजधानी की सड़कों पर निकल आई थी। इन लोगों ने सबसे पहले रेडियो स्टेशन, एयरपोर्ट और पुलिस स्टेशन पर कब्जा करना शुरू कर दिया था।
हालांकि इस बगावत की खबर अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA को पहले ही लग गई थी, लेकिन CIA भी ये बात जानने में बिल्कुल नाकाम रही थी कि असल में ये बगावत लीड कौन करेगा। उनका मानना था कि ये बगावत आर्मी चीफ अब्दुल अजीज लीड करेंगे, लेकिन जब फौज ने पूरी तरीके से राजधानी पर कब्जा कर लिया तो सबकी आंखें फटी की फटी तब रह गई जब 27 साल का कैप्टन मोहम्मद कद्दाफी इस बगावत को लीड करने के लिए सामने आया। कद्दाफी ने लीबिया में ही मौजूद किंग इदरीस के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया और उसको इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो और उसका खानदान कभी भी लीबिया में वापस नहीं आएगा। और उसके बाद किंग इदरीस अपने पूरे खानदान के साथ इजिप्ट में शिफ्ट हो गया और फिर यहाँ से शुरू होता है मोहम्मद कद्दाफी का दौर। मोहम्मद कद्दाफी ने सबसे पहले तो अपने आप को आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बनाया और लीबिया का नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ लीबिया से बदलकर लीबिया अरब रिपब्लिकन रखा। लेकिन लीबिया में कद्दाफी ने वो कर दिखाया जो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल था। उसने तेल की सारी दौलत को लीबिया के लोगों की भलाई के लिए खर्चा करना शुरू कर दिया था। पहले के हालात ये थे कि जमीन लीबिया की थी, लेकिन चलती थी वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनी की और यही लोग यहाँ पर तेल का रेट भी डिसाइड करते थे। मोहम्मद कद्दाफी ने इन सारी कंपनी से कह दिया कि अगर उनको लीबिया में रहकर काम करना है तो उनको हुकूमत के अंडर काम करना होगा और सारी पावर भी हुकूमत के पास होगी। इसी के साथ साथ कद्दाफी ने सारी बैंकों को नेशनलाइज कर दिया था। हालांकि 1970 में कद्दाफी के खिलाफ एक बगावत हुई, लेकिन इस बगावत को कद्दाफी ने बुरी तरीके से कुचल कर रख दिया था। लीबिया के अच्छे दिन आना शुरू हो गए थे, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो या फिर कोई और सा मैदान हो। कद्दाफी ने हर जगह लीबियन लोगों के लिए खुशियां लाकर रख दी थी। 1968 में जहां पर लीबिया में सिर्फ 700 हॉस्पिटल थे, 1971 में ये बढ़कर के 3000 हॉस्पिटल हो चुके थे। जहां लोगों की 1951 में साल भर की आमदनी सिर्फ $40 थी, तो ये 1979 में जाकर के $8170 हो चुकी थी। यही नहीं, कद्दाफी के पावर में आते ही लीबिया की GDP ने भी उछाल मारी थी। ये GDP 3.8 बिलियन थी 1969 में और ये 1971 तक आते आते 13 बिलियन हो गई थी। यही नहीं, 1979 में ये 24 बिलियन तक पहुंची थी। कद्दाफी ने लीबिया के कानून में पहली बार इस्लामिक लॉ यानी शरिया को ऐड किया था। उसने पूरी तरीके से शराब पर पाबंदी लगा दी थी, नाइट क्लब्स पूरी तरीके से बैन कर दिए थे और उसके सत्ता संभालते ही सिर्फ 7 महीने के अंदर अमेरिका और 8 महीने के अंदर ब्रिटेन ने यहाँ से अपने सारे मिलिट्री बेस खत्म कर दिए थे। यही नहीं, किंग इदरीस के दौर में औरतों के खिलाफ बड़े सख्त कानून लाए गए थे, लेकिन कद्दाफी ने उन सारे कानूनों को भी खत्म कर दिया था और उसने 16 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी पर भी पाबंदी लगा दी थी। यही नहीं, उसने वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाने के लिए अपने साथ लेडीज बॉडीगार्ड्स भी रख रखी थी। लीबिया के लिए सब कुछ सही चल रहा था और कद्दाफी के भी अच्छे दिन चल रहे थे, लेकिन एक दिन अमेरिका, UN और नेटो कद्दाफी के इतने खिलाफ हो गए कि उन्होंने कद्दाफी को मारने तक उसका पीछा किया। तो आखिरकार कद्दाफी की वो क्या गलती थी? तो वो गलती थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अफ्रीका का ख्वाब देखना। कद्दाफी ने 53 अफ्रीकन देशों से ये बात कही थी कि वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अफ्रीका बनाए और इसी के साथ साथ ही उनके बीच में एक कॉमन करेंसी भी हो। और अगर कद्दाफी का ये प्लान हकीकत में बदल जाता तो पूरा का पूरा अफ्रीका आज के दौर में यूरोपियन कॉर्पोरेट कंपनीज की गुलामी से निकल आता और इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की सुप्रीमेसी पूरी तरीके से खत्म हो जाती और हो सकता था कि आने वाले सालों में अमेरिका और यूरोप पूरी तरीके से डिफॉल्ट हो जाते। इसीलिए अमेरिका ने नेटो के साथ मिल करके लीबिया पर हमला किया और वो हमला था कद्दाफी की हुकूमत को गिराने और लीबिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए। 42 साल से हुकूमत कर रहे मोहम्मद कद्दाफी के खिलाफ वहां के लोगों में भी बहुत गुस्सा था, क्योंकि कद्दाफी ने इन 42 सालों में अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचल कर रख दिया। और फाइनली 20 अक्टूबर 2011 को जब वो अपने काफिले के साथ निकल रहे थे तो नेटो के फाइटर जेट्स ने उनके काफिले पर हमला कर दिया था। नीचे से भीड़ ने भी उनके काफिले को घेर लिया था और इस तरीके से वहां की अवाम और इनके गार्ड्स के बीच में एक जंग शुरू हो गई। काफी देर तक ये जंग चलती रही और आखिरकार एक एक करके उनके सारे गार्ड्स मरते रहे और आखिरकार मोहम्मद कद्दाफी को वहां के लोगों ने उनकी गाड़ी से खींचा और 42 साल तक लीबिया पर राज करने वाले इस इंसान को तब तक मारा गया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। और उसके बाद लीबिया कभी भी खुशहाली के वो दिन नहीं देख पाया था जिसके उसने कद्दाफी को मारने के बाद ख्वाब देखे थे। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल KW प्रेजेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए